नमस्कार साथियों। अभी आप लोगों ने हाल ही में एक खबर सुनी होगी नक्सल हमले की, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए और सहित में एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। तो आज का हमारा मुद्दा जो होगा वो नक्सलवाद पे होगा। ये शब्द क्या है, ये नक्सलवाद नाम कैसे पड़ा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, किस विचारधारा का प्रभाव है, इनका उद्देश्य क्या रहता है, वो अभी वर्तमान में इनके लक्ष्य क्या क्या है, आप लोग अभी बनाए हुए हैं और क्या परिणाम निकले हैं इसके अभी नक्सलवादी हमलों के। आप लोगों ने देखा होगा कि ये तो बीजापुर की आप लोगों ने अभी करंट में घटना बताई है। तो एक मैं और घटना याद करवा देता हूँ। ये ताड़मेटला की, ये 2010 अप्रैल में घटना हुई थी, लगभग 6 अप्रैल को। इसमें हमारे यहाँ 76 जवान शहीद हो गए थे, इसलिए ये ज्यादा चर्चा में। 2 घटनाएं ज्यादा एक ही हाल ही में है और एक आपको और रखना है नक्सलवाद, क्योंकि हाल ही में गृह मंत्रालय हमारे अमित शाह जी जो है गृह मंत्री, उनने घोषणा की है कि 2026 तक नक्सलवाद का हमारे यहाँ से सफाया कर दिया जाएगा। तो इन चीजों में ये ज्यादा चर्चाओं में है, आप लोगों को ये याद रखना है। अब याद क्या क्या रखना है, ठीक है। 2 नाम याद रखना है, यदि आपको याद रह जाए तो चारू मजूमदार और कानू सान्याल। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको माना जाए, इनको नक्सलवाद का जनक माना जाता है। शुरुआती आंदोलन का जो सशस्त्र आंदोलन शुरू हुए थे उनमें इन 2 लोगों का ज्यादा हिस्सेदारी थी। अब नक्सलवाद नाम कैसे पड़ा ये आप लोग जल्दी जल्दी समझ आ दूंगा मैं, और आप लोगों को ये सारी चीजें ज्यादा वो बैकग्राउंड में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये आपसे जरूर पूछ सकते हैं क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है। और आपको यदि ऐसा बटालियन का जो आपको प्रतिनिधित्व सौंपा जाता है तो आप लोग क्या ऐसे कदम उठाएंगे जिसमें ये घटनाएं कम हो सके, आप समाप्त कर सके। तो इन सारी चीजों में देखो, साइकोलॉजी के जो भी सवाल हैं, ठीक है, वो कोई अलग से आते नहीं हैं। पहले एक बात आप लोग ध्यान रख लेना, जो भी 25 में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आगे वाले, ये सारे आपके गुण और अवगुण पर निर्भर करता है कि साइकोलॉजी का आपको उत्तर देना कैसे है। आपकी सकारात्मक और नकारात्मक सोच कैसे बाहर निकालते हैं वो लोग इंटरव्यू वाले, ये आपको समझना पड़ेगी। कोई विशेष तौर पर आप सोचे कि हमारा जैसे एक नैतिकता या नीति शास्त्र सब्जेक्ट होता है तो वो एक स्पेशली सब्जेक्ट है। बाकी आप लोगों से जो पूछे जाते हैं वो आईक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप किसी मुद्दे पर कितना अच्छा सोच लेते हैं, कितने अच्छे आपके पास तर्क हैं। या क्या है कि जब तर्क व्यक्ति दे पाता है जब उसके पास उसके बारे में अच्छी और बुरी समझ दोनों हो। यदि आप लोग चाहें कि कोई स्पेशली ऐसा कोई मुद्दा हो या ऐसा कोई साइकोलॉजी के प्रश्न हो और ये कोई भी आपको टीचर पढ़ा सकता है, तो मुझे तो ऐसा कोई विश्वास नहीं, क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि आईक्यू लेवल जब आपका चेक किया जाता है तो मान लो इसी से ही आपका एक आईक्यू लेवल चेक कर लिया जाएगा। तो आपको तैयार रहना क्या है कि आप जितने मुद्दे ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, या कोई भी आप धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे जितना आप व्यवहारिक ज्ञान, आप लोगों में मैंने उस दिन बताया था एक बार कि जो मानसिक स्वास्थ्य, साइकोलॉजी और साथ में जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो व्यवहारिक ज्ञान केवल यही मांगता है कि आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वर्तमान में, आप उसमें सक्रिय हैं कि नहीं है। आपको वही है कि आप सतर्क रहना है आपको। तो इन चीजों को समझ लेना है। ये चीजें मैं थोड़ा 1967 जो नक्सलवाड़ी घटना है, ठीक है, इससे नाम निकलता है। ये माओवादी और मार्क्सवादी विचारधारा पे कार्यरत है। अब इनका उद्देश्य क्या है इस विचारधारा का वर्तमान, बस आपको ये देखना है कि आखिर नक्सलवाद का उद्देश्य क्या है, इससे निपटा किया जाए, आपसे ये पूछा जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिससे हमारे यहाँ से नक्सलवाद खत्म नहीं हो पा रहा, ये याद रखना है आपको। इसका उद्देश्य है कि सरकार को उखाड़ फेंकना,
आपको ये याद रख लेना है, पूरा नक्सलवाद का पूरा क्लास का जो भी हमारा मूल सार है वो ये है कि सरकार को, नक्सलियों का उद्देश्य रहता है कि सरकार को उखाड़ फेंके और माओवादी विचारधारा के अनुसार एक नए समाज की स्थापना करेंगे, ठीक है, जिसमें सामूहिक प्रतिनिधित्व होगा। यहाँ पे आप लोग पर्सनली या व्यक्तित्व प्रतिनिधित्व की हमारे यहाँ पे धारणा होती है, सामूहिक प्रतिनिधित्व नहीं होता। लेकिन मार्क्सवादी और ये जो माओवादी विचारधारा है, इनका मानना है कि जब हम लोगों को सामूहिक प्रतिनिधित्व जब मिलेगा, जब हम लोग बिना सशस्त्र संघर्ष के हमको सामूहिक प्रतिनिधित्व का कोई ऐसी सरकार नहीं मिल सकती। तो आप लोगों को ये उद्देश्य रखना है, वो उद्देश्य आपको ये याद रखना है कि नक्सलियों का उद्देश्य क्या होता है, कौन सी विचारधारा पे कार्यरत है, ठीक है। क्या कैसे नक्सलवादी नाम पढ़ा आपने, कोरोना देखा होगा तो कोविड-19 चाइना में शुरुआत हुई और 2019 को हुई, तो इसलिए उसका कोविड-19 नाम रखा गया। ऐसे ही इसका जो नक्सलवादी जो पश्चिम बंगाल में एक गांव था, उस गांव में से शुरुआत हुआ। अब शुरुआत क्यों होता है, पहले तो आप लोगों को ये बात बहुत दिमाग में, मैंने बोला कोई मुद्दा आप सोचें, जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, जब तक आपकी विवेकीय शक्ति बढ़ेगी नहीं, उसमें वृद्धि नहीं होती है। जितना आप चिंतन करेंगे आपके पास तर्क उपलब्ध होंगे और विवेकीय वृद्धि भी होगी, ठीक है। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ, कोई किसानों ने भूमि सुधार और अधिकार शोषण, इन सारी चीजों के लिए सीधा सशस्त्र, क्योंकि ये जो हमारे मजूमदार और सान्याल जी थे, इनने सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। पहले तो आपको एक बात याद रखना है, आंदोलन हमारे यहाँ पे बैन नहीं है, ठीक है। शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन आप मूल अधिकार में शामिल है, ये आपको पता होगा आर्टिकल 19 में, ठीक है। ये याद है, यदि नहीं रखना है आपको, लेकिन ये सशस्त्र आंदोलन था। सशस्त्र आंदोलन को मतलब सीधा उद्देश्य रहता है कि ये तो सरकार को चुनौती है और सरकार की जवाबदेही है कि वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाए। अब ये नक्सलवाद आखिर हमारे भारत से समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा है, आपसे प्रश्न ऐसे बनेंगे। किसानों ने भूमि सुधार, अधिकारों संबंधी और शोषण संबंधी इसके द्वारा सशस्त्र शुरुआत की। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ याद रख सके तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में नक्सल प्रभावित कम से कम 10 राज्य हैं। 10 राज्य के 77 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। अब ये नक्सल बात खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या वो कारण है जिससे नक्सलवाद में हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं खत्म करने में। तो पहले तो हम लोग कारण जान लेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शोषण, अन्याय, मूलभूत सुविधाएं, आदिवासी असंतोष, ठीक है, भौगोलिक। देखो ये सारी चीजें, 4-5 चीजें यदि आप लोगों को याद रह जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। बाकी ये मुझे लगता है कि आप लोग जितना अच्छा, सामने वाले यदि कोई भी आपसे प्रश्न करता है कि आखिर क्या वो कारण है, क्या वो चुनौती हैं जो हम लोग नक्सलवाद से नहीं निपट पा रहे हैं, तो पहली बात आप लोग याद रखना कि हमारे भारत के ही कोई बाहर से नक्सलवाद में सम्मिलित नहीं होता है, ये हमारे भारत देश के ही नागरिक होते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ अन्याय किया गया, ऐसा कोई दमन, ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से ये सरकार के खिलाफ रहते हैं और सरकारी तंत्र पे सबसे ज्यादा हमला करते हैं। याद रखना, बाकी सारी चीजें आम नागरिकों को
बनाती हो निशाना, लेकिन नक्सलवाद आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाती है। और हाल ही में एक अभी पत्रकार की घटना हुई है, इसकी वजह से और चर्चा में रहा। तो ये वार आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि वो पत्रकार एक एनडीटीवी का पत्रकार था और उसने वहां से कुछ जो सीआरपीएफ के जवान बंदी बना लिए गए थे कुछ नक्सलियों द्वारा, उस पत्रकार ने वहां पे जाकर और वार्ता से जो जैसा भी जो हुआ हो तो समझौता किया, उन जवानों को छुड़ा के लाए। तो बहुत दिनों तक सारा तंत्र विफल हो गया था, सरकारी तंत्र, सारे सेना के जवान, सारे इनपुट खत्म हो गए थे इनके। ये लोग भूल चुके थे कि अब हम लोगों को, वो जवानों को, सारे जितने भी हमारे पैतरे थे सारे विफल है, वो छुड़ाने की बिल्कुल आशाएं छोड़ दिए थे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, 3-4 घटनाएं ऐसी हैं जो नक्सलवाद पे ज्यादा बड़े इंटरव्यू पैनल वाले टीचर का फोकस हो सकता है। ये पहली बात। तो उस एक लड़के ने वहां पे कोई सड़क बन रही थी, उसके भ्रष्टाचार का उजागर किया, तो उस वजह से उसकी लाश एक सेप्टिक टैंक में गड़ी हुई मिली। तो इस वजह से ये मुद्दा ज्यादा संवेदनशील होके वो ज्यादा चर्चाओं में रहा। तो आप लोगों को आर्थिक कारण, ठीक है, एक और कारण मैं बता दूं, और सारे इतने कारण हैं कि जिसमें आप लोग याद ना रह पाए, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आप, यदि मैं 5, 7, 8 कारण बता रहा हूं, आप 4-5 भी याद रख पाए और प्रस्तुत कर दे, तो फिर इससे अच्छा तो आप सम्मान और किसी से अपेक्षा नहीं रखना कि इससे अच्छा कोई कर सकता है, क्योंकि हम लोग इन सारे मुद्दों को ज्यादा डीपली पढ़ते हैं, इसलिए हम लोगों की इतनी जानकारी रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पारंपरिक आजीविका, सरकार, इनका मानना है कि आर्थिक जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र है हमारा आदिवासियों का, लोगों का, इसमें कई विकास परियोजनाओं के नाम पर सरकार जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर लेती हो, ऐसा इतना कुछ मुआवजा और ये सारी नहीं दी जाती हैं चीजें, जिससे ये आर्थिकपन से पिछड़े हैं अन्य लोगों से। एक शब्द और आप लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे, पुनर्वास समस्याएं, एक और जोड़ लेंगे रोजगार। ये सारी चीजें इसी के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। ये धीरे धीरे एक एक शब्द में आप लोगों को बता दे रहा हूं, और फिर जितना भी आप लोगों से यदि कोई चर्चा करे तो आप लोगों को बिल्कुल निर्भीक होकर इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर देना है, और इन्हीं को सुधार केवल एक और जोड़ना है आपको, वो जोड़ना है आप लोगों को सुधार में। पहले तो गुप्त जानकारी और निगरानी, ठीक है, ये जोड़ देना है आपको, और सुरक्षा। ये तंत्र हम लोगों को मजबूत करना है, सैनिकों को अच्छी तरह से, और निगरानी सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा बढ़ानी है, गुप्त जानकारियों का ज्यादा हम लोगों से ज्यादा प्रयास करना है, और अधिक से अधिक सैनिकों को तैनात करना है। आप लोगों को पता हुआ कि नक्सलवादी क्षेत्र में कोबरा जो स्पेशल कमांडो होते हैं उनकी तैनाती की जाती है, और सीआरपीएफ तो हमारा जो केंद्र वो मतलब गृह मंत्रालय का सशस्त्र बल है, तो इसकी तैनाती रहती है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता हुआ, नहीं होगा तो मैं कोबरा कमांडो और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, ये दोनों चीजें वहां सुरक्षा की दृष्टि से सैनिकों की तैनाती ज्यादा की जाए, गुप्त जानकारी और निगरानी को बढ़ावा दिया जाए। ये आपको सुधार में 2 कारण ज्यादा याद रखनी है। यहाँ इनका जो आप लोगों को बता दूं कि इनका आरोप है कि हमारी जमीन सरकारी जो हमारी पारंपरिक आजीविका है छीन के विकास परियोजनाओं के नाम पर ले ली जाती है, और हमारी जो रहने की और हमारे अधिकारों की जमीन है उसमें कोयला ऐसे खनन लगा के और हम ही को वंचित कर दिया जाता है, तो हमारे सारे आवास नष्ट होके और हम लोग दर दर भटक सकते हैं। ऐसा कोई हमें रोजगार बहुत कम वेतन पे लगाया जाता है, जिससे हमारे ना कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीजों का आर्थिक कारण है। सामाजिक वंचना, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत देश में कैसे सामाजिक स्तर में हमारे यहाँ पे भेदभाव किया जाता है, तो ये ज्यादा आप लोगों को समझाने की बात नहीं है। राजनीतिक
स्तर पे आप लोगों को सबसे ज्यादा उपेक्षा, इसी से राजनीति से नाराज रहते हैं लोग, क्योंकि इनके द्वारा जो भी राजनीतिक पद हैं, तो इनके द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती है तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, जमीनी स्तर पर पहुंच ही नहीं पाती ऐसी मूलभूत सुविधाएं। तो इससे है। चौथा, इनका सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है इन 3 क्षेत्रों में, शोषण, ठीक है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। मूलभूत रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये चारों नहीं 6 पूरी चीजों की कमी है। आप लोग यदि याद रख पाए तो मकान और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मूलभूत सुविधाओं की वहां पे कमी है और इतनी अच्छी तरह वहां पे नहीं पहुंच पाती है सरकार के द्वारा। आदिवासी असंतोष, आदिवासियों को हमेशा ही एक दोयम दर्जे का माना जाता है, तो उनके अंदर एक असंतोष फैला रहता है। अब आप लोग क्यों खत्म नहीं हो पा रहा, इस पर आ जाती है। पारंपरिक जो आजीविका का या इनके मतलब रोजगार का सिस्टम रहता है, इसमें जैसे ही विकास कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर सरकार अधिग्रहण करके वो प्राइवेट लोगों को सौंप देती है, तो वो तरह तरह के यहाँ पे अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा असंतोष बढ़ता है। इनके रहने की जो पुनर्वास आवास है वो उजड़ जाते हैं। रोजगार समस्याएं तो मैंने आप लोगों को बता दी है कि सस्ते मिनिमम जो श्रम दिया जाता है, मिनिमम वेतन, इन सारी चीजों पर लगाया जाता है। ये सारी चीजें ना होने के कारण वो सबसे ज्यादा गांव वाले जो भी क्षेत्र के हैं, जो हमारे सामाजिक मान लो जो जिसने अवमानना झेली है, तो वो कुछ नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं, पैसा धन उपलब्ध कराते हैं, हथियार उपलब्ध कराते हैं, ये सारी चीजें। और सबसे ज्यादा ग्रामीण एरियो का नक्सलियों को सपोर्ट रहता है, ठीक है। एक चीज और आप लोग यदि जोड़ना चाहें तो सबसे ज्यादा भौगोलिक स्थिति का फायदा मिलता है इन लोगों को। तो इन सारी चीजों को याद रखना है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट जो ग्रामीणों के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इनका नक्सलियों का कहना है कि हम सरकार से आपके अधिकारों का, आपके शोषण का, जो भी आपके ऊपर अत्याचार सरकार के द्वारा हो रहे हैं, आपका शोषण हो रहा है, इन सारे अधिकारों को हम बचाने के आपके लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा युवा वर्ग है या ग्रामीण है उनके सपोर्ट में रहते हैं। सबसे ज्यादा चैलेंज हमारे यहाँ पे सरकार को यही है कि जो ग्रामीण है वहाँ के, उन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए, योजनाओं का विकास पहुंचा जाए। एक स्पेशल विशेष तौर पर एक इन क्षेत्रों के लिए योजनाएं आप लोगों को क्या बताना है, ये याद रखना, ठीक है। निगरानी तंत्र बेहतर बनाया जाए, ठीक है। विकास के लिए विशेष योजनाएं, जैसे यहाँ पे विशेष शब्द लगा देंगे ना, तो जैसे आप लोग, मैं मान लो वृंदावन का रहने वाला हूं और वृंदावन में रहता हूं, तो मेरे हिसाब से इन लोगों को एक स्पेशल योजनाएं दी जाए, उपलब्ध कराई जाए, कुछ विशेष बजट रखा जाए इन क्षेत्रों को। जो हमारे 10 राज्य हैं और ये 77 जो जिले हैं जो नक्सल प्रभावित है, इनको विशेष पैकेज दिया जाए विकास के लिए, जिसमें मूलभूत सुविधाएं। इनके जो हताश होने का कारण केवल यही है नक्सलवाद में, जो भी युवा हैं वहां के, जो गांव के सहयोग करते हैं। आप लोगों ने कई ऐसे ऑपरेशन में देखे होंगे कि यदि नक्सलवादी गांव में आ गए हैं तो किसी की पहचानने की सुरक्षा बलों की हिम्मत नहीं है कि नक्सलवादी है कि गांव का है। यही सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं, इसलिए हमारा जो सरकारी तंत्र है वो इसी में फैल है। तो हम लोगों पे इस सारे पे काम करना होगा और आदिवासियों का इन सारी मूलभूत जो इनका जल जंगल जमीन की बातें हैं, इन सब पे एक बेहतर कानून सुधारों के लिए काम करना होगा। जो किसानों कानून भूमि सुधार की बात थी, उस पर सारा काम करना होगा। तो आप एक परिपक्व व्यक्ति के नाते, धर्मगुरु के नाते, ऊपर की ये सारी बातें आप लोगों को आना चाहिए। चर्चाओं में 3 वजह से है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पूछने की अब इसी से संभावना बनती है कि आखिर नक्सलवाद है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, कहां से कौन सी विचारधारा पे निर्भर है और क्या क्या ये लोग चाहते हैं और किन चीजों के लिए आरोप लगाते हुए सरकार से लड़ते हैं। तो आप लोगों को शोषण अधिकारों के
प्रति ये सारी चीजों से, और जो वहाँ के लोग हैं लोकल के, उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको ये सारे अधिकार सरकार से दिलवाएंगे। तो इन सारी चीजों पर बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे कि नक्सलवादियों के पास हथियार की उपलब्धता, धन की उपलब्धता, और कुछ ना कुछ मुझे लगता है, अब ये मैं अपनी पर्सनली बात है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सपोर्ट भी उन लोगों को रहता है। भले एक मंच के स्तर पर ऐसा कुछ ना हो, लेकिन राजनीतिक सपोर्ट इनडायरेक्टली मुझे समझ में आता है। नहीं तो ये सारी चीजें, कोई देश में यदि आंतरिक इतनी बड़ी समस्याएं हैं और वो हल ना हो पा रही हो, तो ये तो बहुत आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा बड़ी चुनौती है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है यदि आप देख पाए। और आपको एक बात और, जब भी मैं कोई मुद्दा समझाऊं तो आप एक सैनिक दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, और एक आम बोलचाल की भाषा से या आम बोलचाल के जो भी हमारे पॉइंट है उनको शुरुआत में प्रस्तुत नहीं करना है। अब जैसे मैंने सामाजिक से स्टार्ट, आर्थिक से किया, ये नजरिया मान लो मेरा हो गया, लेकिन आप लोगों को करना है सुरक्षा से, सैनिकों से, निगरानी से, ठीक है। इन सारी चीजों से शुरुआत करते हैं अभी यदि आप पॉइंटों से, तो आप इसका ज्यादा प्रभावशाली उत्तर पेश करेंगे। तो मैं जो भी मुद्दा समझाता हूं उस पर थोड़ा विवेक चिंतन करना है आपको। जितना अच्छा आप चिंतन करेंगे उतना अच्छा आपको याद रहेगा, उतना अच्छा आप प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जो भी चुनौतियां हैं उन्हीं को जस्ट उलट देना है, तो उसके समाधान निकल आते हैं। आखिर वो पूछ ले कि आखिर क्या समाधान है, तो इस पे सुधार करो, इस पे सुधार करो, इस पे सारी चीजों पे सुधार करना है। और कुछ स्पेशल सरकार के द्वारा, सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ाते नागरिकों को, और शिक्षा, रोजगार, ये सारी उपलब्धता हो जाए। इन सारे नक्सलवादी जितने भी हमारे विरोधी वहाँ के कुछ तत्व हैं सामाजिक, तो ये अपने मुख्य विकास की धारा में आ जाएंगे। ये सारी चीजों पर आप लोगों को बता देना है, क्योंकि ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। यदि आप शुरुआत ही अच्छी प्रभावशाली, मैं एक बात और आप लोगों को समझा दूं। आप जैसे ही इंटरव्यू देने जाएंगे, मेरे पास कम से कम 10 से 15 विद्यार्थियों का कॉल आया है, और अधिकतर उन विद्यार्थियों का कॉल आया है जो इंटरव्यू दे चुके हैं। वहां पे आप लोगों का एक शुरुआत ही के उत्तर से जैसे आप प्रस्तुत करना शुरू करते हैं, वही आपका निर्धारित कर देता है कि आपका इंटरव्यू होना है नहीं होना है। आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जब भी आप किसी भी शिक्षक का या किसी भी इंटरव्यू पैनल वाले का उत्तर दे, तो केवल जिसके द्वारा प्रश्न पूछा गया है उसी को केंद्र में रखकर ना दें। ये जरूर याद रखना है कि बाकी पैनल वालों के, हमारे जितने भी सर हैं, इनकी निगाह भी हमारे ऊपर है। यदि आप इसको झूठ बोलते हैं, इसको डराना चाहते हैं अपनी शिक्षा से, प्रभाव से, समझ लो ये इतना बुरा फंसाएंगे आपको कि आप निकल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल शालीनता से, विनम्रता से उत्तर देना है। जितनी हो ईमानदारी, सबसे ज्यादा ईमानदारी का गुण, ठीक है, आपके अंदर होना चाहिए। यदि आप समझें कि हम किसी को बेवकूफ बना ले तो आपकी तो ठीक है, उन लोगों की कहाँ शिक्षा होती है, वो एक स्पेशली, ठीक है, ट्रेंड किए जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो अपने आप में होशियार, और जो शुरुआती में पहली बार होते हैं कुछ जो हमारे विद्यार्थी, तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारा पहली बार में रिटर्न हो गया, पहली बार में हम लोग फिजिकल मेडिकल से पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इससे उनकी मैं बात नहीं करूंगा, वो तो अपनी तरीके से चाहे जैसे जो कर ले, लेकिन जो दे चुके हैं वो अपना अनुभव जरूर करे रहना। कि आपका एक ही उत्तर, आप लोगों को, सभी लोगों को एहसास होगा कि हमारे केवल एक उत्तर ने हमको धर्मगुरु बनने से दूर कर दिया। सबको, आप लोगों को जानकारी होगी। तो ये आपको धीरे धीरे कुछ चुनिंदा चीजें हैं, कुछ जो वर्तमान में मुद्दे रहते हैं। देखो, पूछने का तरीका, जैसे मैं एक जीके वाला हूं या साइकोलॉजी वाला, मुझे सारे टीचर मान लो आप, ठीक, मैं आपसे विषयों में वो सारी चर्चाएं पसंद करूंगा। यदि आप वो बता पाते हैं तो मुझे ये अनुभव होना चाहिए कि बच्चा भी एक्टिव है वर्तमान में इन विषयों पर, वो इसको इसे मूल सार इसका पता है। इससे ये अनुभव हो जाता है कि बच्चे ने जो भी पढ़ा है संवेदनशील तरीके से पढ़ा है। तो ये सारी चीजें उनको अपेक्षा रहती है कि आप उनका उत्तर दें। बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना है, ईमानदारी से पढ़ना है। मैंने आप लोगों से बोला था, वो एक मैं शॉर्ट वीडियो डाल के आपको बताऊंगा कि मेरी व्यवस्था होती है तो मैं आप लोगों को इंटरव्यू फिजिकली करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।